And this is the third video of the chapter Globalization and the Indian Economy. In the second video, we have done the meaning of globalization and the factors that enabled globalization. And in this video, we are going to read about the impact of globalization. Impact of globalization can be negative and can be positive. So first, some positive impacts are given here, that how globalization is helpful for the consumers. That globalization and greater competition among producer, globalization both local and foreign producers has been of advantage to consumers. कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से फ़ायदा किसको होता है? सबसे ज़्यादा कंज्यूमर को, बिकॉज कंज्यूमर के पास लोकल प्रोडक्ट भी अवेलेबल है और फॉरेन प्रोडक्ट भी अवेलेबल है, और कहीं ना कहीं ये प्रोडक्ट्स आपस में कंपटीशन की वजह से सस्ते में कंज्यूमर को मिल जाते हैं. दिस इज़ द रीज़न वाई कंज्यूमर का इससे फ़ायदा होता है और उसका हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी पॉसिबल हो पाया है बिकॉज ऑफ दैट, क्योंकि प्राइसेस लो हो गए हैं कंपटीशन की वजह से. कंपटीशन किसकी वजह से पॉसिबल हो पाया है? ग्लोबलाइजेशन की वजह से. तो गुड इम्पैक्ट किसके ऊपर पड़ा है ग्लोबलाइजेशन का? कंज्यूमर्स को, बिकॉज नाउ कंज्यूमर्स आर एबल टू गेट प्रोडक्ट्स इन लोअर कॉस्ट. नाउ अब यहाँ दिया हुआ है कि प्रोड्यूसर्स और वर्कर्स के ऊपर जो इम्पैक्ट है ग्लोबलाइजेशन का वो यूनिफॉर्म नहीं है. यानी कुछ ऐसे वर्कर्स हैं जो बिग इंडस्ट्रीज़ में वर्क कर रहे हैं, एमएनसीज़ में वर्क कर रहे हैं, तो उन पर इम्पैक्ट जो है वो अच्छा पड़ रहा है, या जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो बहुत फ़ायदे में आ रहे हैं प्रोड्यूसर्स, और उनमें जो वर्क करने वाले वर्किंग कंडीशंस हैं उनकी वो बेटर भी हैं. और ऑन द अदर हैंड जो स्मॉल मैन्युफैक्चरर्स हैं उनकी कंडीशन बहुत ख़राब हो गई है ग्लोबलाइजेशन की वजह से, या उन स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ में काम करने वाले वर्कर्स की कंडीशन जो है वो बहुत ही ख़राब हो गई है. सो दिस इज़ द रीज़न वाई दीज लाइन्स आर रिटन दैट अमंग प्रोड्यूसर्स एंड वर्कर्स द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन हैज़ नॉट बीन यूनिफॉर्म. वो एक समान नहीं है. कुछ प्रोड्यूसर्स के लिए ग्लोबलाइजेशन बहुत बेटर है, कुछ वर्कर्स के लिए बहुत बेटर है. ऑन द अदर हैंड कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए या कुछ वर्कर्स के लिए वो बेटर नहीं है. तो बिगनिंग में हम यहाँ पर जो कर रहे हैं वो गुड इम्पैक्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन कर रहे हैं. तो गुड इम्पैक्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन में एक तो हमने देखा कंज्यूमर्स का फ़ायदा होता है. ऑन द अदर हैंड किसका फ़ायदा होता है? एमएनसीज़ का फ़ायदा होता है. Firstly, MNCs have increased their investment in India over past 20 years, which means investing in India has been beneficial for them. कि हम ये देखते हैं MNCs लगातार यहाँ पर पैसा लगा रही हैं तो बहुत ज़्यादा पैसा वो लोग कमा रहे हैं. MNCs have been interested in industries such as cell phone, automobiles, electronics, soft drink, fast food services, बैंकिंग इन अर्बन एरियाज़. अब इसकी वजह से एमएनसीज़ ने बहुत सारी एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट की है. तो इस एम्प्लॉयमेंट के जनरेट होने की वजह से कई वर्कर्स को भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है. न्यू जॉब्स हैव बीन क्रिएटेड एंड ऑल्सो लोकल कंपनीज सप्लाइंग रॉ मटेरियल तो these industries have prospered. तो गुड इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन में एक तो कंज्यूमर्स को फ़ायदा हुआ है. सेकेंडली एमएनसीज़ ने फॉरेन इन्वेस्टमेंट की है जिसकी वजह से लोकल कंपनीज़ को बहुत फ़ायदा हुआ है. कैसे पॉसिबल हो पाया? ग्लोबलाइजेशन की वजह से. ऑन द अदर हैंड न्यू जॉब्स क्रिएट हुई हैं एमएनसीज़ की वजह से. तो एमएनसीज़ की वजह से हुई हैं, दैट मीन्स ग्लोबलाइजेशन की वजह से हुई हैं. तो ये दीज आर सम गुड इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, दैट it is beneficial for consumer, it also raise employment, it also helpful for different manufacturers, local manufacturers, because they get some investment from foreign side. On the other hand, up there they have given some other good impacts also. Some other good impacts may
Secondly, several top Indian companies have been able to benefit. अब इसकी वजह से इंडियन कंपनीज़ को भी बेनिफिट मिला है, इंक्रीज़ हुआ है कंपटीशन, न्यू टेक्नोलॉजी उन्हें मिली है, ग्लोबलाइजेशन की वजह से अच्छे से कोलैबोरेशंस हो पाया है फॉरेन कंपनीज़ के साथ, तो बहुत इस्टेब्लिश हो गई हैं इंडियन कंपनीज़ भी, और इवन कुछ हमारी जो कंपनीज़ हैं वो एमएनसी भी बन गई हैं। ठीक है, अब कौन कौन सी ऐसी इंडियन कंपनीज़ हैं जो एमएनसीज़ बनी हैं, दैट विल कम इन क्वेश्चंस ऑल्सो, दैट टाटा मोटर्स, रैनबैक्सी, इन्फोसिस, एशियन पेंट, सुंदरम फास्टनर्स, नट्स एंड बोल्ट्स आर सम ऑफ द इंडियन कंपनीज़ विच आर स्प्रेडिंग टू ऑपरेशन वर्ल्ड वाइड। ये कैसी कंपनीज़ बन चुकी हैं? मल्टीनेशनल कंपनीज़ बन चुकी हैं। सो दिस इज़ ऑल्सो द गुड इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन. Globalization also created new opportunity for companies providing services, particularly those in IT. Globalization की वजह से IT जो है वो बहुत ज़्यादा इम्प्रोवाइजेशन हुआ है. इंडियन कंपनी प्रोड्यूसिंग मैगज़ीन, जैसे हमने एग्जांपल किया था ना कि इंडियन कंपनी जो है मैगज़ीन प्रोड्यूस करती है लंदन बेस्ड कंपनी के लिए, और उसका कॉल सेंटर्स जो हैं वो इंडिया में बनाए जाते हैं. तो बहुत सारी एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुई है बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन. एंड इसके अलावा इंडियंस को और भी काम दिए जाते हैं, डाटा एंट्री के, अकाउंटिंग, एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क, इंजीनियरिंग, सम डन चीपली कंट्रीज सच एज इंडिया एंड आर एक्सपोर्टेड टू डेवलप्ड कंट्री. यहाँ पर सामान बनाकर बाहर भेजा जाता है. सो दीज आर सम ऑफ द गुड इम्पैक्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन. तो ग्लोबलाइजेशन से कंज्यूमर को फ़ायदा होता है, ऑन द अदर हैंड एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है. हमारी कुछ कंपनीज़ जो हैं वो मल्टीनेशनल कंपनीज़ बन चुकी हैं. आईटी सेक्टर जो है वो बहुत सारी एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है. सो दीज आर सम गुड इम्पैक्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन. अब यहाँ पर एक दिया हुआ है कि ग्लोबलाइजेशन को बढ़ाने के लिए हमारी जो कंट्री है उसमें एक और स्टेप लिया है, और वो क्या है? सेड्स, स्टेप्स टू अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट, कि ज़्यादा से ज़्यादा एमएनसी यहाँ पर अट्रैक्ट होकर पैसा लगाएं. उसके लिए हमारी गवर्नमेंट ने भी बहुत अपॉर्चुनिटीज़ दी हैं, यानी सेड्स इस्टेब्लिश किए हैं, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स जिनको बोला जाता है. In recent years, the central and state government in India are taking special steps to attract foreign companies to invest in India. तो बहुत ही उन्होंने एक स्टेप लिया है, like industrial zones called special economic zones are being set up. SEZs are to have world class facilities. SEZs की world class facilities वो अवेलेबल कराते हैं SEZs में, इन special economic zones में, यानी इलेक्ट्रिसिटी की सुविधा देते हैं, वाटर, रोड, ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज, रिक्रिएशनल, एजुकेशनल फैसिलिटीज़, ये सब अवेलेबल कराई जाती हैं. और ये क्यों की गई हैं? ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट किया जाए. Companies who set up production units in SEZs do not have to pay taxes for initial period of 5 years. और ज़्यादा अट्रैक्ट करने के लिए इन SEZs में क्या किया गया है कि 5 साल तक इनिशियल ईयर्स में, यानी बिगनिंग में जब कोई एमएनसी यहाँ पर पैसा लगाती है तो बिगनिंग में 5 साल तक उससे कोई टैक्स नहीं लिया जाता, सो दैट कि ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेन इन्वेस्टमेंट यहाँ पर हो सके. तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स वो जोन्स हैं जो हमारी कंट्री ने बनाई हैं स्पेशली फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए, और यहाँ कुछ फैसिलिटीज़ अवेलेबल करा दी गई हैं. और इन फैसिलिटीज़ को क्यों अवेलेबल कराया गया है? कि ज़्यादा से ज़्यादा एमएनसीज़ यहाँ पर पैसा लगाएं. इवन गवर्नमेंट ने फ्लैक्सिबिलिटी दी हुई है लेबर लॉज में. लेबर लॉज हैं हमारी कंट्री में बने हुए हैं, और लेकिन इन स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में कुछ लचीलापन दिया जाता है, यानी कि वैसे तो वर्किंग आवर्स तय हैं, सब चीज़ें तय हैं कि वर्कर्स के ये कंडीशंस रखी जाएंगी सभी ऑर्गेनाइज सेक्टर्स में, लेकिन सेड्स में उनमें कुछ फ्लैक्सिबिलिटी है, वो मल्टीपल शिफ्ट्स में भी उनसे काम करा सकते हैं. तो जिसकी वजह से भी ज़्यादा से ज़्यादा जो है इन SEZs में अट्रैक्शन होती है लोगों को पैसा लगाने के लिए. इन रिसेंट ईयर द गवर्नमेंट हैज़ अलाउड कंपनी टू इग्नोर मैनी ऑफ दीज इंस्टेड ऑफ हायरिंग वर्कर ऑन अ रेगुलर बेसिस. अब यही रीज़न है कि एमएनसीज रेगुलर बेसिस पे वर्कर्स को हायर करने की बजाय कुछ टाइम पीरियड के लिए, जब तक उन्हें ज़रूरत होती है, उनको हायर करते हैं ताकि उनकी कॉस्ट ऑफ लेबर जो है वो रिड्यूस हो जाए. और जब कॉस्ट ऑफ लेबर रिड्यूस होती है तभी उनको ज़्यादा फ़ायदा हो पाता है. तो फॉरेन कंपनीज़ आर डिमांडिंग, फॉरेन कंपनीज़ वैसे ही क्या डिमांड करती हैं? फ्लैक्सिबिलिटी चाहती हैं लेबर लॉज में, तो ये भी प्रोवाइड किए गए हैं. तो
कहने का मतलब है कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने सेड्स बनाई हुई हैं, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनाई हुई हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेन इन्वेस्टर्स जो हैं यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करें। और उसके लिए कुछ फैसिलिटीज़ अवेलेबल करा दी गई हैं, यानी उन्हें वाटर, रोड, ट्रांसपोर्ट, इलेक्ट्रिसिटी की सुविधाएँ दी जाती हैं। इनिशियल ईयर्स में टैक्स नहीं लिया जाता, लेबर लॉज में फ्लैक्सिबिलिटी दे दी जाती है। सो दीज आर सम गुड इम्पैक्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन। उसके बाद करेंगे हम सम नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। अब यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं नेगेटिव इम्पैक्ट के, ग्लोबलाइजेशन के, कि नेगेटिव इम्पैक्ट किस पर पड़ता है बेसिकली। अभी बिगनिंग में हमने यहाँ पर किया था ना कि किस तरह से प्रोड्यूसर्स और वर्कर्स के ऊपर यूनिफॉर्म वे में प्रभाव नहीं पड़ता है ग्लोबलाइजेशन का। कुछ वर्कर्स के लिए, प्रोड्यूसर्स के लिए तो वो बहुत ही बेटर है, जबकि कुछ वर्कर्स और प्रोड्यूसर्स के लिए वो बहुत ही नेगेटिव है ग्लोबलाइजेशन। तो किस तरह से नेगेटिव होता है ग्लोबलाइजेशन, किस तरह उसके नेगेटिव प्रभाव पड़ते हैं, और मोस्टली किन पर पड़ते हैं? स्मॉल मैन्युफैक्चरर्स पर और स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ में काम करने वाले वर्कर्स के ऊपर उसके नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ते हैं। अब यहाँ पर विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल दे एक्सप्लेन देयर कि किस तरह से लिबरलाइजेशन ऑफ ट्रेड की पॉलिसी को जब हमारी गवर्नमेंट ने 1991 में अपना लिया था, यानी फॉरेन ट्रेड को स्वतंत्रता दे दी थी, तो उसके बाद हमारे जो स्मॉल मैन्युफैक्चरर्स थे उनको बहुत नुकसान हुआ इससे। तो इनडायरेक्टली हम उसे कहेंगे कि ग्लोबलाइजेशन से बहुत नुकसान भी हुआ है। क्या नुकसान हुआ? जैसे रवि का एग्जाम्पल दिया हुआ है कि रवि ने एक स्मॉल स्केल इंडस्ट्री शुरू की, कैपेसिटर्स वो बनाता था, ऑन द अदर हैंड लाइट, टेलीविज़न और ऐसे कुछ अप्लायंसेस भी वो अपनी कंपनी में बनाता था। बिगनिंग में जब उसने पैसा लगाया तो उसने लोन लिया था और 20 वर्कर्स उसके अंडर वर्क कर रहे थे। लेकिन उसके बाद एक पॉलिसी हमारी गवर्नमेंट ने जो अपनाई, यानी टाइमिंगली 1991 के बाद उसने कई चीज़ों पर बैरियर्स को हटा दिया, ट्रेड बैरियर्स को। तो 2001 में WTO ने इसके ऊपर से बैरियर्स को जब हटवा दिया, तो अब जो फॉरेन कंपनीज़ थी वो अपना सस्ता माल इंडिया में बेचने लगी, जिसकी वजह से क्या हुआ कि रवि जैसे जो स्मॉल मैन्युफैक्चरर्स थे उनको बहुत नुकसान हुआ, क्योंकि वो कंपटीशन नहीं कर पाए, और जिसकी वजह से उनका जो प्रोडक्शन था वो आधा ही रह गया। इवन जहाँ उसके अंडर 20-30 लोग काम करते थे, अब 6-7 लोग ही काम कर रहे थे। तो दो तरह से नुकसान हुआ। एक तो उसकी कंपनी में काम करने वाले लोग जो थे वो बेरोज़गार हो गए, और उसकी प्रोडक्शन जो थी वो कम हो गई, उसको फ़ायदा कम हुआ। तो धीरे धीरे इवन कुछ मैन्युफैक्चरर्स ने अपनी यूनिट्स को शट डाउन भी कर लिया। तो इस तरह ग्लोबलाइजेशन का एक बैड इम्पैक्ट क्या पड़ा? ग्लोबलाइजेशन की वजह से लिबरलाइजेशन हुआ, लिबरलाइजेशन की वजह से हमारे स्मॉल मैन्युफैक्चरर्स को बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया। अब दिस इज़ द रीज़न वाई बैटरीज, कैपेसिटर्स, प्लास्टिक टॉयज़, टायर्स, डेयरी प्रोडक्ट्स, vegetable oil are some example of industries where the small manufacturer have been hit hard due to competition. Several of the units have shut down, rendering many workers jobless. बहुत सारे वर्कर्स कैसे हो गए? जॉबलेस हो गए। एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज़ इन इंडिया एम्प्लॉयमेंट लार्ज नंबर ऑफ वर्कर्स, क्योंकि स्मॉल इंडस्ट्री हमारी कंट्री में सबसे ज़्यादा वर्कर्स को एम्प्लॉय करती थी, तो जिसकी वजह से नियर अबाउट 20 मिलियन पीपल जो थे वो हमारे अनएम्प्लॉयड हो गए, क्योंकि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ में ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है एग्रीकल्चर के बाद। ऑन द अदर हैंड अब यहाँ पर एक और वर्कर की कंडीशन बताई हुई है कि बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन की वजह से किस तरह से अब परमानेंट वर्कर्स की जगह टेम्परेरी वर्कर्स को रखा जाने लगा था इंडस्ट्रीज़ में। जैसे यहाँ एग्जाम्पल दिया हुआ है कि ग्लोबलाइजेशन एंड प्रेशर ऑफ कंपटीशन हैव मेड सब्सटैंशियल चेंजेस ऑफ वर्कर्स फेस द ग्रोइंग कंपटीशन। मोस्ट एम्प्लॉयर दीज डेज प्रेफर टू एम्प्लॉय वर्कर्स फ्लैक्सिबली, कि प्रेफर क्या करते हैं आज के टाइम पे कि वर्कर्स को कम टाइम के लिए रखा जाए, जितने टाइम पीरियड के लिए उन्हें जितना कॉन्ट्रैक्ट मिला है उसको पूरा करके उन वर्कर्स को हटा दिया जाता है। तो यहाँ पर सिचुएशन दी गई है कि ग्लोबलाइजेशन यानी लिबरलाइजेशन ऑफ ट्रेड से पहले एक सिचुएशन दी हुई है सुशीला की, जो वर्क करती थी दिल्ली में एक एक्सपोर्ट इंडस्ट्री में एज अ परमानेंट वर्कर, और उसे काफ़ी फ़ायदा हो रहा था। बट आफ्टर 1990 क्योंकि क्या हुआ कि लिबरलाइजेशन ऑफ ट्रेड की पॉलिसी को अपना लिया गया, तो उसका वर्क छिन गया और अब उसे
नियर अबाउट 30 किलोमीटर्स दूर अपने घर के एक काम मिलता है जिसमें 7:30 बजे से 10 बजे तक उसको काम करना पड़ता है। उसके पास कोई भी अच्छी सुविधाएं नहीं दी जाती उसे। पहले उसे, जब वो एक परमानेंट वर्कर थी, तो उसको काफ़ी सुविधाएं भी मिलती थी, लेकिन अगर अब वो एक भी दिन छुट्टी करती है तो उसको पैसा नहीं मिलता है। अब रीज़न क्या है कि एमएनसीज़ का मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो उद्देश्य होता है वो क्या होता है? फ़ायदा कमाना। अब फ़ायदा, प्रॉफिट उनको तभी होगा कि जब वो ज़्यादा से ज़्यादा जो लेबर है उसको सस्ते में वर्क वो कराए, क्योंकि रॉ मटेरियल तो उसे उतने ही पैसे में मिलेगा, उसको वो कट नहीं कर सकता उस कॉस्ट को। लेकिन वर्कर्स को वो पूरा साल पैसा देने की बजाय जब उनका काम कंप्लीट हो जाता है उसके बाद वो उनको हटा देते हैं। तो टेम्परेरी वर्कर्स जो होते हैं, टेम्परेरी जो लगे हुए वर्कर्स होते हैं, उनसे ज़्यादा से ज़्यादा टाइम पीरियड तक वर्क कराया जाता है और उनको वेजेस भी नहीं दी जाती हैं इतनी। तो ग्लोबलाइजेशन की वजह से ही ऐसा हुआ। अब जैसे लार्ज एमएनसीज इन द गारमेंट इंडस्ट्री एग्जाम्पल दिया गया है, यूरोप एंड अमेरिका ऑर्डर देयर प्रोडक्ट टू इंडियन एक्सपोर्टर्स, कि लार्ज एमएनसीज जो हैं इंडियन एक्सपोर्टर्स को ऑर्डर देती हैं। जैसे एमएनसीज का हमने करा था ना कि देयर आर 3 ways दैट एमएनसीज वर्क इन अदर कंट्रीज़, कि बाय जॉइनिंग हैंड और बाय बाइंग लोकल कंपनी और बाय प्लेसिंग ऑर्डर, कि एमएनसीज जो हैं प्लेस करती हैं इंडियन एक्सपोर्टर्स को ऑर्डर। तो वो क्या, और उनको जो ऑर्डर प्लेस करती हैं तो उसमें जो इंडियन गारमेंट एक्सपोर्टर हैं वो कॉस्ट किसकी कट करेंगे? लेबर्स की, क्योंकि रॉ मटेरियल को वो कट नहीं कर सकते क्योंकि उन्हें भी फ़ायदा कमाना है। तो वेयर अर्ली फैक्ट्री यूज टू एम्प्लॉय वर्कर्स ऑन परमानेंट बेसिस, नाउ दे एम्प्लॉय वर्कर्स ऑन अ टेम्परेरी बेसिस फॉर द होल ईयर। वर्कर्स ऑल्सो हैव पुट इन अ लॉन्ग वर्किंग आवर्स, नाइट में भी उनसे शिफ्ट्स कराई जाती हैं और जैसे ही वर्क ख़त्म होता है उनको निकाल दिया जाता है। तो वाइल दिस कॉम्पिटिशन अमंग द गारमेंट एक्सपोर्टर्स हैज़ अलाउड द एमएनसीज टू मेक लार्ज प्रॉफिट, वर्कर्स आर डिनाइड देयर फेयर शेयर ऑफ बेनिफिट। अब इस वजह से एमएनसीज को तो फ़ायदा हो जाता है, उन एक्सपोर्टर्स को भी फ़ायदा हो जाता है, लेकिन हार्ड हिट कौन होता है? वर्कर्स हिट होते हैं। तो ये किसकी वजह से हुआ है? ग्लोबलाइजेशन की वजह से, इनडायरेक्टली अगर हम देखें तो इस तरह से दीज आर सम गुड इम्पैक्ट्स एंड बैड इम्पैक्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन। तो गुड इम्पैक्ट ग्लोबलाइजेशन के हमने क्या पढ़े? पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या है? कंज्यूमर्स को फ़ायदा हो गया है, बिग मैन्युफैक्चरर्स को फ़ायदा हुआ है। इसके अलावा जॉब आईटी सेक्टर में बहुत ज़्यादा जनरेट हुई हैं। हमारी अपनी कुछ कंपनीज़ जो हैं वो मल्टीनेशनल कंपनीज़ बन गई हैं। ऑन द अदर हैंड बैड इम्पैक्ट किसके ऊपर पड़ा है? स्मॉल मैन्युफैक्चरर्स के ऊपर, कि उनको लिबरलाइजेशन ऑफ ट्रेड की वजह से कॉम्पिटिशन को फेस करना पड़ा। ऑन द अदर हैंड उन स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ में वर्क करने वाले वर्कर्स पर बहुत इम्पैक्ट पड़ा क्योंकि वो अनएम्प्लॉयड हो गए। ऑन द अदर हैंड एमएनसीज जो प्लेस करती हैं ऑर्डर, तो उस ऑर्डर को पूरा करने के लिए वर्कर्स को एक टाइम पीरियड के लिए एज अ टेम्परेरी वर्कर ही वर्क करना कराया जाता है। उसके बाद वो अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं, उनको फेयर शेयर नहीं मिलता है जितना भी बेनिफिट उन एक्सपोर्टर्स को होता है। So these are some bad impacts of globalization. Now we move to the last one. The condition of work and hardship of worker described above have become common to many industrial units and services in India. Most workers today are employed in the unorganized sector. तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में ज़्यादातर लोग वर्क करते हैं, वर्किंग कंडीशन अच्छी नहीं है और अनऑर्गेनाइज्ड है। वर्कर्स ऑर्गेनाइज सेक्टर में वर्क नहीं कर रहे हैं। जो पहले ऐसे वर्क करते थे अब उन्हें ऐसा कोई बेनिफिट नहीं मिलता है जैसा कि एक परमानेंट लेबर के रूप में वो वर्क करते थे। नाउ दिस इज़ द लास्ट टॉपिक, द स्ट्रगल फॉर फेयर ग्लोबलाइजेशन। तो ऑल्दो ग्लोबलाइजेशन जो है वो मतलब उसके नेगेटिव इम्पैक्ट भी हैं और पॉजिटिव इम्पैक्ट भी हैं। तो ज़रूरत यह है कि हमें ग्लोबलाइजेशन को फेयर करना है। फेयर ग्लोबलाइजेशन हम किसे कहेंगे? फेयर ग्लोबलाइजेशन तभी होगा जब सभी पर गुड इम्पैक्ट पड़े, नेगेटिव इम्पैक्ट ना पड़े। यानी कुछ गवर्नमेंट को इस तरह का करना चाहिए कि जो स्मॉल मैन्युफैक्चरर्स हैं इन पर भी बुरा प्रभाव ना पड़े, वर्कर्स पर भी उसका बैड इम्पैक्ट ना पड़े। तो एक फेयर ग्लोबलाइजेशन के लिए, एक सही ग्लोबलाइजेशन के लिए हमें ज़्यादा इम्पैक्ट डालना है। और वो कैसे हो पाएगा? दैट इज़ गिवन हियर इन दिस लास्ट टॉपिक। द अबव एविडेंस इंडिकेट्स दैट नॉट एवरी वन हैज़ बेनिफिटेड। कि अब तक हमने जो ये देखा तो हमने ये देखा कि हर कोई बेनिफिट नहीं
ले पा रहा है ग्लोबलाइजेशन का। जो लोग एजुकेटेड हैं, स्किलफुल हैं, वेल्दी हैं, वो उन अपॉर्चुनिटीज़ का सही यूज़ कर रहे हैं। ऑन द अदर हैंड जो अदर पीपल हैं, जो गरीब हैं, उन पर उसका इम्पैक्ट अच्छा नहीं है। तो सिंस ग्लोबलाइजेशन इज़ नाउ अ रियलिटी, अब ग्लोबलाइजेशन एक ऐसी चीज़ है जिससे हम पीछे नहीं हट सकते। हम कंट्रीज़ से बिल्कुल अपने आप को अलग नहीं कर सकते, क्योंकि टूरिज़्म की वजह से भी, ट्रेड की वजह से भी, एजुकेशन के लिए भी, जॉब के लिए भी कंट्रीज़ एक दूसरे के नज़दीक आ रही हैं, हम उसको नहीं रोक सकते। तो ज़रूरत यह है कि हमें ग्लोबलाइजेशन को फेयर करना है। द गवर्नमेंट, अब इसमें कौन रोल प्ले कर सकता है? द गवर्नमेंट प्ले अ मेजर रोल इन मेकिंग इट पॉसिबल, यानी गवर्नमेंट ऐसी पॉलिसीज़ को बनाए कि सभी के इंटरेस्ट को वो देख सके। नॉट ओनली रिच एंड पावरफुल, यानी वो क्या कर सकती है, जैसे कि हमने एग्जाम्पल में देखा था कि चाइनीज़ टॉयज़ की वजह से इंडियन टॉयज़ मार्केट जो थी वो बिल्कुल ख़त्म हो गई। अब उस टाइम पीरियड में हमारी गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए था कि उन्हें ट्रेड बैरियर्स लगाने चाहिए थे, ताकि हमारे जो मैन्युफैक्चरर हैं उनको नुकसान ना पहुँचे। तो ऐसी कुछ चीज़ें जिन्हें हमारे मैन्युफैक्चरर बना रहे हैं कंट्री के अंदर और सरप्लस में बना रहे हैं, नीड्स को पूरा कर रहे हैं, एटलीस्ट ऐसी चीज़ों के ऊपर ट्रेड बैरियर गवर्नमेंट को लगाना चाहिए। तब हम कहेंगे कि ग्लोबलाइजेशन कैसा है, फेयर ग्लोबलाइजेशन है। फॉर इंस्टेंस द गवर्नमेंट कैन एंश्योर दैट लेबर लॉज आर प्रॉपरली इम्प्लीमेंटेड। सेकेंडली, लेबर लॉज के लिए अभी हमने पढ़ा कि जो सेड्स होती हैं, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स होती हैं, वहाँ पर हमारी गवर्नमेंट कुछ फ्लैक्सिबिलिटी दे देती है लेबर लॉज की, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। लेबर लॉज को स्ट्रांगली इम्प्लीमेंट कराना चाहिए ताकि नुकसान ना हो, लेबर्स की कंडीशन ख़राब ना हो। सो दीज इन टू स्टेप्स से हम क्या कर सकते हैं, ग्लोबलाइजेशन को फेयर कर सकते हैं। और भी बहुत सारे रीजंस है किस तरह से करेंगे। इट कैन सपोर्ट स्मॉल प्रोड्यूसर्स टू इम्प्रूव देयर परफॉर्मेंस टिल द टाइम दे बिकम स्ट्रॉन्ग इनफ टू कॉम्पीट। साथ साथ तब तक हमारी गवर्नमेंट ट्रेड बैरियर लगा कर रखे जब तक कि हमारे स्मॉल मैन्युफैक्चरर कंपटीशन करने के लिए रेडी ना हो जाएं। अगर नेसेसरी भी हो तो गवर्नमेंट को ऐसी चीज़ों पर बैरियर्स लगा देने चाहिए। और WTO के साथ को भी फेयरर रूल्स करने चाहिए। वो सिर्फ डेवलपिंग कंट्रीज़ के ऊपर स्ट्रेस ना डाले ट्रेड बैरियर्स हटाने के लिए, बल्कि डेवलप्ड कंट्रीज़ के ऊपर भी दबाव डाले कि वो अपनी कंट्रीज़ से बैरियर्स को हटाएं। तो WTO को भी फेयर होने की ज़रूरत है, तब हम कहेंगे कि फेयर ग्लोबलाइजेशन है। तो देयर वी हैव कंप्लीट, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑल्सो अकॉर्डिंग टू इफ़ यू टॉक अबाउट द एग्जामिनेशन। तो उसमें बहुत ही एक क्वेश्चन आता है, एंड दिस इज़ योर NCERT क्वेश्चन ऑल्सो, कि हाउ वी मेक ग्लोबलाइजेशन मोर फेयर, किस तरह से कर सकते हैं, किस तरह से करेंगे। अभी हमने इसमें किया कि गवर्नमेंट इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है बाय इम्पोजिंग ट्रेड बैरियर्स ऑन द प्रोडक्ट्स सो दैट आवर मैन्युफैक्चरर बिकम मोर कॉम्पिटिटिव एंड देन ओनली दे रिमूव द बैरियर्स। ऑन द अदर हैंड लेबर लॉज मस्ट बी इम्प्लीमेंटेड प्रॉपरली ऑन। और किस तरह से कर सकती है कि इवन WTO should follow the fairer rules, only then we can say that fair globalization is there। अब इसे और किस तरह देखा जाता है कि WTO ने इस तरह से फेयर रूल्स को नहीं अपनाया हुआ है। दिस इज़ द रीज़न वाई बहुत सारे डिबेट डिस्कशंस हुए। जैसे मैंने अमेरिका का एक डिबेट अभी लास्ट इस चैप्टर में पढ़ा और इवन कुछ सालों से हम ये भी देख रहे हैं कि बहुत सारे कैंपेन्स निकाले जा रहे हैं, रिप्रेजेंटेशन की जा रही है कि पीपल्स ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो उन WTO के, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के जो डिसीजंस हैं उन पर इम्पैक्ट डाल सकती है। और दिस हैज़ डेमोन्स्ट्रेटेड दैट पीपल ऑल्सो कैन प्ले। अब इससे ये पता चलता है कि बहुत सारी कंट्रीज़ आपस में मिलकर WTO पर, जितनी भी डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वो उसे दबाव डाले कि इस तरह से उनसे ट्रेड बैरियर्स हटाने के लिए ना बोला जाए, बल्कि डेवलप्ड कंट्रीज़ से भी बोला जाए कि वो अपने ट्रेड बैरियर्स को हटाएं। तो इन डेमोन्स्ट्रेशन से हमें ये पता चलता है कि नाउ-अ-डेज़ people can also play a very important role for the struggle of fair globalization. So here your chapter completed.